हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बुक शेल्फ में से एक किताब निकालती है और उस किताब को खोलकर हमें उसकी कहानी बताने लगती है। उस जादूगर का नाम आइक था। वो डीमन लॉर्ड की आर्मी में था और द मास्टर मैजिशियन रोमबर्ग का पोता था। और इसके अगले ही पल में हमें एक युद्ध भूमि दिखाई जाती है जहाँ पर काफी सारे डीमंस होते हैं। इसके बाद हम एक ऑर्क को देखते हैं और वो अपने मास्टर से कहता है, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया मास्टर आइक। और दोस्तों, ये डीमन हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। दूसरी ओर हमें आइक की आर्मी दिखाई जाती है जो इंसानों को काफी आसानी से हरा रही थी और उस राज्य का राजा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन तभी आइक वहां आता है। मैं आइक हूँ, डीमन लॉर्ड की 7th कॉर्प्स अनडाइंग ब्रिगेड का आर्मी कमांडर। वैसे अब तुम बस 3 ही काम कर सकते हो। पहला, हार मानकर अपना राज्य हमें सौंप दो। दूसरा, एक सच्चे मर्द की तरह अपने हाथों से अपनी जान ले लो। या तीसरा, दुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन आइक की बात ना मानते हुए वो राजा आइक पर हमला कर देता है। सो आइक अपने मैजिक से उस राजा को वहीं हरा देता है और इसके बाद वो इस ऑर्क से कहता है, जिन सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया है उनके जख्मों को ठीक कर दो और साथ ही इसके भी। और आइक को ये सब करते हुए एक लड़की मैजिक बॉल में से देख रही थी और वो आइक को देख कहती है, इसने 1 हफ्ते में ही इस राज्य पर कब्जा कर लिया। सच में इसके अंदर बहुत काबिलियत है। वहीं आइक अब खिड़की से बाहर देखता है, चारों ओर बस तबाही। ये युद्ध खत्म हो गया है। झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि इतने लोगों को दर्द देकर मुझे अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि आखिर में मैं भी एक इंसान हूँ, कोई डीमन नहीं। मेरे टीचर रोमबर्ग एक महान जादूगर थे। उन्हें इस दुनिया की हर एक चीज का ज्ञान था और उस एडवांस्ड सिविलाइजेशन का भी जो एक दौर में इस दुनिया में रहा करती थी। मैं एक अनाथ था, लेकिन रोमबर्ग ने मेरी परवरिश की, ये जानते हुए भी कि मैं एक इंसान था। उन्होंने मुझे हर एक वो चीज सिखाई जो वो जानते थे। लेकिन अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों में उन्होंने मुझसे कहा कि कभी भी लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में कोई बात मत करना, वरना एक दिन इससे कयामत आ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि मैं अपना ये मास्क कभी ना उतारूं, क्योंकि अगर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मेरा ये कमरा एक पावरफुल बैरियर से घिरा हुआ है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ आइक नोटिस करता है कि उसकी टेबल के नीचे एक लड़की होती है और वो आइक को देखकर इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वहीं बेहोश हो जाती है। और ये लड़की आइक की सच्चाई जान चुकी है। अब इसके बाद हम आइक को अपने चेले के साथ बाहर टाउन में देखते हैं। मास्टर आइक, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा इंसानों को जिंदा रहने दे रहे हैं? दूसरे लीडर्स का कहना है कि हमें सभी इंसानों को मारकर सब कुछ जला देना चाहिए। आइक कहता है, अगर हम इन इंसानों को मार देंगे तो फिर टैक्स कौन चुकाएगा? आइक ये कह ही रहा था कि तभी उसके पास कुछ इंसान आते हैं उससे कुछ कहने के लिए। हमें डीमन लॉर्ड की आर्मी को कितना टैक्स देना होगा? जितना आप हमेशा से देते आए हैं। लेकिन अगर किसी ने भी डीमन लॉर्ड की आर्मी की बात नहीं मानी तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी ये बात सुन इंसान थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल में आइक वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो दूसरी जगह पहुँचता है उस पर एक खतरनाक डीमन हमला करने लगता है। और आइक को सम्मन किया है इस लड़की ने जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। अब यहाँ ये डीमन काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन आइक यहाँ बस अपने एक ही हमले से उस डीमन को खत्म कर देता है। जो देख वो लड़की कहती है, वो गोलेम काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन तुमने उसे हरा दिया। तो ये मोहतरमा है डीमन लॉर्ड की आर्मी की 7th कॉर्प्स कमांडर सैफीरो। ये मेरी सुपीरियर है और एक लौती ऐसी डीमन जो मेरा सीक्रेट जानती है। आइक उससे कहता है,
आखिर तुम मुझे हमेशा इस तरीके से क्यों बुलाती हो? क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। वैसे तुमने काफी जल्दी उस राज्य पर कब्जा कर लिया। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मास्टर दाइरोकुतेन तुमसे मुलाकात करना चाहती हैं। तुम शायद से पहले ऐसे ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिला है। चलो अब मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड के कैसल में लेकर चलती हूँ। और इसके बाद वो आइक को वहाँ से ले जाती है। दूसरी ओर आइक के महल में इस लड़की को होश आ जाता है। इसके बाद ये लड़की यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आइक का मैजिक बैरियर उसे यहाँ से जाने नहीं देता। इसके बाद वो देखती है कि टेबल पर कुछ डम्पलिंग्स रखे हुए हैं और ये आइक ने ही उसके लिए रखे हैं। वो लड़की ज्यादा कुछ सोचे बिना उन डम्पलिंग्स को खाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आइक डीमन लॉर्ड के कैसल में आ चुका था। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन महल के दरवाजे पर 2 पहरेदार लगे हुए थे और वो अंदर जाने वाले हर एक शख्स को बारीकी से चेक करते हैं। इसी वजह से आइक थोड़ा परेशान था, क्योंकि अगर इन्होंने उसका मास्क हटाया तो उन्हें पता चल जाएगा कि आइक एक इंसान है। लेकिन यहाँ पर सेफिरो सब कुछ संभाल लेती है। वो अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे उन पहरेदारों को आइक के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक ऑरा दिखाई देने लगता है, जो देख यहाँ मौजूद एक बंदा कहता है, तुम्हारी ताकत बिल्कुल तुम्हारे दादा के जैसी है। आइक पूछता है, तुम मेरे दद्दू के बारे में जानते हो? वो कहता है, मास्टर मैजिशियन के बारे में हर एक डीमन जानता है। और ये बात सुन आइक को समझ आता है कि मरने के बाद भी रोमबर्ग के नाम का दबदबा है। अब इसके बाद कैसल के अंदर आकर ये डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए जाने लगते हैं और डीमन लॉर्ड का महल बहुत ही बड़ा होता है और सिर्फ आइक को ही चलते हुए जाना पड़ रहा था। सेफिरो और वो दूसरा शख्स उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन जिस स्पेल का यूज इस तरह उड़ने में किया जाता है उसको आइक इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसके बाद ये सभी पहुंचते हैं डीमन लॉर्ड के चैम्बर के पास। सेफिरो आइक से वहीं ठहरने को कहकर पहले चैम्बर के अंदर चली जाती है। वहीं बाहर आइक हमें बताता है कि करंट डीमन लॉर्ड दाइरोकुतेन ने डीमन लॉर्ड की आर्मी का नेतृत्व इतने अच्छे से किया कि अब डीमंस का पकड़ा इंसानों के खिलाफ भारी है। लोगों का कहना है कि ये डीमन लॉर्ड बेहद निर्दयी है। जो भी उसकी आंखों में चुभता है वो उसे खत्म कर देता है, भले से ही वो दोस्त हो या दुश्मन। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों को भा जाए तब वो उन्हें काफी अच्छा ओहदा देता है, भले से ही उनमें ताकत की कमी क्यों ना हो। पहले डीमंस आपस में ही लड़ते रहते थे, लेकिन दाइरोकुतेन ने डीमन लॉर्ड बनने के बाद सब कुछ बदल दिया और अब मैं उसी शख्सियत से मिलने वाला हूँ। इसके बाद हम आइक को डीमन लॉर्ड के चैम्बर में देखते हैं और यहाँ आइक डीमन लॉर्ड को देखता है और डीमन लॉर्ड बस एक छोटी सी बच्ची होती है। मैंने सुना तुमने आर्समैन की फोर्ट्रेस सिटी पर 1 हफ्ते में ही कब्जा कर लिया। आइक कहता है हाँ, और इसका सारा श्रेय मास्टर सेफिरो को जाता है। तभी सेफिरो कहती है, ये उसका पोता है जिसे गार्जियन ऑफ हेल कहा जाता था, रोमबर्ग। ओह, तो ये रोमबर्ग का पोता है। अब समझ आया कि आखिर इसने उन इंसानों को क्यों नहीं मारा और कैसे इसने इतनी आसानी से फोर्ट्रेस सिटी पर 1 हफ्ते में ही कब्जा कर लिया, और ना ही इसने उन इंसानों के लीडर को मारा। सो तभी आइक कहता है कि भले से ही इंसानों के अंदर हम डीमंस का खौफ हो, लेकिन इस खौफ से वो हमारी गुलामी नहीं करेंगे। और आपको तो ये बात पहले से ही पता होगी कि पहले जितने भी डीमंस ने सिटी के लीडर्स को खत्म किया है और जिन्होंने जिंदा छोड़ दिया, वहाँ के हालात अब कैसे हैं। और ये सब कहते हुए आइक सोच रहा था, मैंने बस डीमन लॉर्ड से कुछ पलों के लिए बात की, लेकिन इसी से मैं ये समझ चुका हूँ कि ये भी रोमबर्ग की तरह एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानती है और इसने उसी नॉलेज का यूज करके डीमन लॉर्ड की आर्मी को इतना बेहतर बनाया है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी डीमन लॉर्ड उसके पास आ जाती है। सच में तुम दूसरे डीमन से बहुत अलग हो। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब मैं तुम्हारा चेहरा जरूर देखूंगी। और ये कहकर डीमन लॉर्ड वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद आइक चैन की सांस लेता है। वो
काफी ज्यादा घबरा गया था। वो सेफीरो से कहता है उसे कितनी आसानी से पता चल गया कि मैंने एक मास्क पहन रखा था। वो कहती है तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि उसे तुम्हारी असलियत का पता नहीं चला, और इसके अलावा उन्होंने तुम्हें एक तोहफा भी दिया है, लेकिन मुझे ये तोहफा सजा ज्यादा लग रही है। इसके बाद आइक अपने महल में आता है और यहाँ आने के बाद वो उसी लड़की को देखता है जो मस्त आराम से सो रही थी। सो आइक उसे जगाता है। आइक को देखकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है। प्लीज आप मुझे मारिए मत, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है 13, और इसका ऐसा अजीब नाम इसी वजह से है क्योंकि ये एक गुलाम है और गुलामों को अक्सर नंबर से ही बुलाया जाता है। लेकिन मेरी माँ मुझे सैटी नाम से बुलाती थी। आइक कहता है कि चलो जो भी है, लेकिन क्योंकि तुम जान चुकी हो कि मैं एक इंसान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अब जाने नहीं दे सकता। और ये बात सुन वो लड़की घबरा कर आइक के ऊपर ही चढ़ जाती है। सो आइक उससे कहता है कि आज से तुम मेरी मेड हो। और ये बात सुन वो लड़की खुश होकर आइक के गले लग जाती है। अब अगले दिन हम टाउन में आइक और उसकी आर्मी को देखते हैं, और आज से आइक इवेलियस का शासक है। और इसी तोहफे के बारे में कल सेफीरो ने आइक से कहा था। और इवेलियस साउथ की ओर काफी ज्यादा दूर है, युद्ध भूमि की फ्रंट लाइन पर। ये एक छोटा टाउन है, लेकिन हमारी आर्मी के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल। तुम्हारा मिशन है उस टाउन की हिफाजत करना और वहाँ से डबल टैक्स रेवेन्यू कमाना, और ये आइक के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। युद्ध के टाइम पर एक छोटे से टाउन से डबल टैक्स रेवेन्यू निकलवाना। और यहाँ आइक कहता है ये टाउन फ्रंट लाइन पर है, जिस वजह से इंसान हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। वैसे इस टाउन को तबाह किया है सेफीरो ने। अब प्रेजेंट में आइक इस ऑर्क से पूछता है दीवारों को रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा। वो बताता है 6 मंथ्स। ये एक काफी लंबा वक्त होता है और इसी वजह से हमें जल्द से जल्द इन वॉल्स को रिपेयर करना होगा, वरना हमले के दौरान हम जरा भी टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए आइक कहता है हम ये सब 1 महीने में करेंगे। और कहता है लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन है। आइक कहता है कि अगर इंसान और डीमंस एक साथ काम करें तब ऐसा मुमकिन है। और इसके बाद डीमंस और इंसान एक साथ काम करने लगते हैं जो देख और कहता है मैंने आज से पहले ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। मास्टर आइक मुझे हमेशा इसी तरह से चौंका देते हैं। उन्होंने हर एक चीज को इतने अच्छे से मैनेज किया है कि मैं क्या बताऊं। ये आदमी एक जीनियस है। और काम के दौरान कई बार आइक काम में मदद भी करता है, जैसे वो अपने मैजिक से बड़े बड़े पत्थरों को धूल बना देता है। और ये देख वो और कहता है कि मास्टर आइक जरूर से अगले डीमन लॉर्ड बनेंगे। मैं इनकी हमेशा सेवा करूंगा। एक आदमी डीमन लॉर्ड को बताता है कि इस वक्त रोज एरिया किंगडम के साथ हमारा युद्ध काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन हमसे लड़ने के लिए इंसान आपस में मिलकर अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से हमें युद्ध में दिक्कत आ रही है। ये बात सुन डीमन लॉर्ड कहती है मैं ये जिम्मा उस पर सौंपती हूँ। और यहाँ हमारे आइक की बात हो रही है। दूसरी ओर हम आइक को देखते हैं जो अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा बिजी होता है, और तभी सैटी उसके लिए चाय लेकर आती है। दूसरी ओर रोजेरिया किंगडम में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जो व्हाइट रोज कमांडर एलिस्टेयर है, और इसे यहाँ वापस एवेलियस को जीतने के लिए बुलाया गया है। वहीं इस राज्य की गलियों में एक गेम खेला जा रहा है जिसमें आपको इस बॉल की सही लोकेशन बतानी है, और आपके जीतने पर आपको डबल पैसे मिलेंगे। और यहाँ सैटी भी होती है, लेकिन सैटी के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए ये आदमी सैटी को यहाँ से भगाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वो सैटी का फिगर देखकर कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कुछ और दांव पर लगा सकती हो। लेकिन तभी अचानक इस आदमी के ग्लासेस हवा में उड़ने लगते हैं और बॉल इन तीनों ग्लासेस में होती ही नहीं। यानी कि ये आदमी सभी को बेवकूफ बना रहा था, जिसके बाद लोग उस आदमी को पीटने लगते हैं। लेकिन तभी सैटी के पास एक आदमी आता है, और ये था आइक। और आइक यहाँ पर मामूली कपड़े पहनकर इसीलिए आया है ताकि ये अपने दुश्मन की जासूसी कर सकें। और इसके बाद ये दोनों इस टाउन में आगे बढ़ने लगते हैं। शायद से जो खबर हमें मिली है वो बिल्कुल सच है। इंसान डीमंस को हराने के लिए एक हो रहे हैं।
और ऐसा इतिहास में सिर्फ 3 बार हुआ है और हर बार इंसानों ने डीमन लॉर्ड को हराया है। ये बात सुन सेटी पूछती है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? आखिर तुम्हें किस बात की चिंता? तुम एक इंसान हो, अगर डीमन लॉर्ड हार जाता है तो तुम आजाद हो जाओगी। ह्यूमन सोसाइटी में गुलाम हमेशा गुलाम होते हैं। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरी हालत भी उन बच्चों की तरह हो जाएगी जो हमेशा एक जेल में कैद रहते हैं। ये बात सुन आइक कहता है, तुम चिंता मत करो, आज का डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर और चालाक है। और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ये जुआरी आदमी एक बड़े से गुंडे को लेकर आ जाता है बदला लेने के लिए, और वो आइक से या तो पैसे मांगता है या सेटी। लेकिन तभी आइक अपने मैजिक का यूज करता है और उस बड़े आदमी के दोनों पैर जम जाते हैं और अगले ही पल में कुछ नुकीले क्रिस्टल्स इन्हें घेर लेते हैं। वो जुआरी कहता है, हे ये तुमने किया है ना? जल्दी से हमें जाने दो। लेकिन तभी आइक उसमें एक क्रिस्टल मारकर उसे चुप करा देता है। हे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इस टाउन की आर्मी करने क्या वाली है? लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए अब आइक उसे मारने ही वाला था। सो अब वो आदमी कहता है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि सारे किंग्स डीमंस का सामना करने के लिए एक हो रहे हैं, लेकिन उन सभी के एकजुट होने से पहले ही रोजेरिया की आर्मी डीमन लॉर्ड की आर्मी पर हमला करना चाहती है। ये बात सुन आइक सोचता है, अच्छा तो ये डीमन लॉर्ड की आर्मी पर पहले हमला करके अपने राज्य का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपने इरादों में फेल हो गए तो रोजेरिया मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे वो लोग हमला कहाँ करने वाले हैं? वो जुआरी बताता है, एवेलियस, क्योंकि इस वक्त एवेलियस के हालात बहुत खराब हैं। और ये बात सुनने के बाद आइक वहाँ से चला जाता है और इसके बाद फिर से हम आइक को उसके कैसल में देखते हैं जो अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आकर कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ और तुम्हारे बगल में ये अजीब सी लड़की कौन है? सो सेटी बताती है कि वो आइक की मेड है, जिस पर वो दूसरी लड़की कहती है, लेकिन ये तो बहुत बदसूरत है, क्यों ना मैं तुम्हारी मेड बन जाऊं? हाँ? सो सेटी कहती है, मास्टर बहुत थक गए हैं, अभी उनके आराम करने का वक्त है। सो ये लड़की कहती है, हे तुम आइक को सिड्यूस करने की कोशिश मत करना। सेटी कहती है, मैं सिर्फ उनकी मेड हूँ बस। और ऐसे ही इन दोनों के बीच टकरार हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एवेलियस पर हमला करने के लिए रोजेरिया किंगडम की सेना तैयार हो रही थी और यहाँ इस सेना की कमांडर एलिस्टेयर भी थी। और तभी एलिस्टेयर हमला करने का आदेश देती है, लेकिन तभी अचानक जमीन के अंदर से स्केलेटन्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन पर चारों ओर से हमला होने लगा है। इसीलिए एलिस्टेयर भागने का निर्णय लेती है और आइक ये सब देख रहा था। आइक ने जासूसी करके जो इन्फॉर्मेशन हासिल की थी उसी के बलबूते पर ये सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। लेकिन तभी अचानक आइक में पीछे से कोई तीर मार देता है, जिससे आइक वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर रोजेरिया किंगडम में इस आदमी को पता चलता है कि कमांडर एलिस्टेयर को रिट्रीट करना पड़ा, क्योंकि डीमन लॉर्ड की सेना ने कुछ जाल बिछाए हुए थे। लेकिन इस तरह भागने की वजह से ये आदमी एलिस्टेयर को जेल में डालने की सजा सुनाता है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिस्टेयर कितनी जाबाज कमांडर है। दूसरी ओर जब आइक को होश आता है तब वो अपने बगल में सेफीरो को सोता हुआ पाता है। हे तुम आखिर यहाँ क्यों सो रही हो? वो कहती है, अपनी जान बचाने वाले से कोई ऐसे बात करता है और इसके अलावा तुम मेरे साथ रात भी तो गुजार चुके हो। आइक कहता है, अच्छा। अब इसके बाद आइक पूछता है कि आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे जख्मी होने के बाद मैंने तुम्हें हील किया, अब तक तुम्हारा जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। इसके लिए आइक शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी सेफीरो कहती है, मुझे पता चला कि इस लड़ाई में एक भी इंसान मारा नहीं गया, कहीं डीमन लॉर्ड को तुम पर शक ना हो जाए। तुम तो जानती हो मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे इंसान और डीमंस एक साथ रह पाएं। ये बात सुन सेफीरो कहती है, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए, भले से ही तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो, लेकिन आखिर में तुम हो तो इंसान ही। और ये कहने के बाद सेफीरो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आइक उस तीर को देखने लगता है। ये तीर मुझ में पीछे से आकर लगा है, इसका मतलब इस महल में कोई गद्दार है। लेकिन तभी वो अपने मास्क को पहन लेता है, क्योंकि उसके पास ये लड़की आती है और इसका नाम लिलिथ है।
और उसके पीछे सैटी आती है। इन दोनों को ही आइक की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन तभी लिलिथ कहती है कि तुम एक इंसान हो, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। सैटी कहती है ये मेरे मास्टर हैं, और इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच टकरार हो जाती है। लेकिन तभी कोई लिलिथ को उस कमरे से बाहर निकाल देता है, और ये होता है द पिग जिरॉन। हे, मुझे अंदर आने दो, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन जिरॉन दरवाजा नहीं खोलता, और इसके बाद आइक जिरॉन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, तुम जाकर पता लगाओ कि जिन व्हाइट रोज नाइट्स ने हम पर हमला किया था उनकी कमांडर कहाँ हैं। लेकिन बेचारी लिलिथ अभी भी दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रही थी। अब इसके बाद हम आइक को जंगल में देखते हैं, क्योंकि जेरॉन ने उसे ये बता दिया है कि व्हाइट रोज नाइट्स की कमांडर एलिस्टेयर इस वक्त जेल में कैद है, क्योंकि वो लड़ाई से भाग गई थी। लेकिन आइक के पीछे लिलिथ भी आ जाती है। तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए? ये काफी खतरनाक हो सकता है। आइक पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो लिलिथ? मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी, और तुम पिछली बार उस बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आए थे, तो मैं क्यों नहीं? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चुप रहना। इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि जेल के बाहर कुछ गार्ड्स हैं, और आइक यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन लिलिथ उन गार्ड्स को वहीं बेहोश कर देती है, और ऐसा उसने आइक के लिए किया है। इसके बाद ये दोनों जेल के अंदर आते हैं, और ये जगह सच में काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए हो सकता है कि कमांडर को ढूंढने में हमें थोड़ा वक्त लगे। लेकिन तभी लिलिथ एक गार्ड को बेहोश करके सभी चाबियों को हथिया लेती है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स इन्हें देखकर इन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इसीलिए लिलिथ आइक को चाबियां देकर खुद इनका सामना करने के लिए रुक जाती है, और लिलिथ उन गार्ड्स के हाथ पैर तोड़ देती है। वहीं आइक उस सेल के पास आ जाता है जिसमें एलिस्टेयर को कैद कर रखा है, लेकिन दरवाजा खोल वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता, और अगले ही पल में कोई उस पर पीछे से हमला करता है। आइक उसके हमलों से बचने लगता है, और इसके बाद वो उसे वहीं गिरा देता है। ये एक लड़की होती है। वो आइक से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए शैतान? आइक पूछता है क्या हमारी पिछली लड़ाई के दौरान तुमने मुझे मारने के लिए कोई असैसियन भेजा था? आइक यहाँ उस पर्सन के बारे में पूछ रहा है जिसने उस पर तीर से हमला किया था, लेकिन तभी वो लड़की कहती है क्या तुम सच में एक शैतान हो? और इससे पहले कि आइक यहाँ कुछ कहता, उनकी ओर कई सारे गार्ड्स आने लगते हैं, और तभी ये लड़की आइक की गर्दन पर अपनी चाकू लगा लेती है और पूछती है कहीं तुम कोई इंसान तो नहीं? लेकिन तभी आइक अपने एक स्पेल का यूज करता है, जिस वजह से ये लड़की और बाकी के गार्ड्स अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। और इसके बाद आइक उन गार्ड्स की ओर जाकर उनके ऊपर अपने एक मैजिक स्पेल से हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहां पर एक जाइंट सोल्जर आ जाता है। सो आइक उस पर अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सोल्जर वहीं नीचे गिर जाता है। लेकिन आइक उसे कोई चोट नहीं लगने देता, और तभी अचानक ये लड़की भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन आइक उसे भी बचा लेता है। और जैसे ही वो लड़की ये देखती है, वो आइक से दूर हो जाती है, और अब आइक उसे बताता है मैं डीमन लॉर्ड की 7th आर्मी कॉर्प्स द अनडाइंग ब्रिगेड का कमांडर हूँ आइक, और तुमने मुझसे एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछा कि क्या मैं एक इंसान हूँ? मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी का एक मेंबर हूँ। आखिर मैं एक इंसान कैसे हो सकता हूँ? वैसे मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ एलिस्टेयर, युद्ध के दौरान क्या तुमने मुझे मारने के लिए किसी असैसिन को भेजा था? लेकिन एलिस्टेयर कहती है मैं इस किंगडम की एक नाइट हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी डीमन। सो अब आइक एलिस्टेयर के पास जाकर उसके दिमाग को पढ़ने लगता है, लेकिन एलिस्टेयर को समझ नहीं आता कि आखिर आइक क्या कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ लिलिथ आ जाती है, और उसे लगता है कि आइक एलिस्टेयर के साथ कुछ कर रहा है। मेरे होते हुए आप इस लड़की के साथ ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आइक उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए एलिस्टेयर का दिमाग पढ़ने के बाद वहाँ से जाने लगता है। लिलिथ भी आइक के पीछे ये कहते हुए जाने लगती है कि आप मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन तभी एलिस्टेयर आइक से कहती है क्या तुम यहाँ ये देखने के लिए आए हो कि हारने के बाद मैं किस तरह बेबस हो चुकी हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि मुझ पर जो हमला हुआ था उससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें खुद को नाकामयाब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हारने के बाद तुम जो करते हो वो ज्यादा जरूरी होता है।
चलो अब चलते हैं लिलिथ। लेकिन लिलिथ कहती है कि हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो क्यों ना हम दोनों अकेले कहीं चलते हैं मजे करने के लिए। लेकिन आइक वहाँ से टेलीपोर्टेशन गेट खोलकर चला जाता है। इसके बाद हम आइक को उसके महल में देखते हैं। तभी उसके पास सैटी आती है और आइक सैटी को एक चावल की थैली दिखाता है। लेकिन सैटी को पता नहीं होता कि चावल क्या होते हैं। सो अब आइक उसे बताता है, मुझसे कहा गया है कि मैं एवेलियस का जो टैक्स पे है वो डबल कर दूं। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि एवेलियस की जमीन खेती करने के लिए बहुत अच्छी है। इस वक्त यहाँ गेहूं उगाया जाता है, लेकिन चावल को उगाना बहुत आसान होता है और चावल की खेती के लिए ज्यादा किसानों की जरूरत भी नहीं होती। तो जब हमें फसल उगाने के लिए कम लोगों की जरूरत होगी तो बाकी के बचे हुए लोग दूसरे कामों में अपना हाथ बटा सकते हैं, जिससे इस टाउन की तरक्की तेजी से होगी। क्योंकि एक टाउन तभी तरक्की कर सकता है जब उसके लोग तरक्की करेंगे। लेकिन ये सारी बातें सैटी के दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं। तो शॉर्ट में आइक उसे बताता है कि जब ज्यादा लोग ज्यादा जरूरी काम करेंगे तो इससे उनके पास ज्यादा पैसे आएंगे, और जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो ज्यादा टैक्स पे कर पाएंगे। और अब सैटी ये बात समझ जाती है और वो आइक से पूछती है कि आखिर चावल कुक कैसे करते हैं। लेकिन इस बारे में तो आइक को भी पता नहीं होता, क्योंकि उसने भी आज से पहले कभी चावल की कोई डिश नहीं खाई और उसे बस इसकी बेसिक सी जानकारी है। और वो ये जानकारी सैटी को देता है, क्योंकि इन चावल से खाना बनाने की जिम्मेदारी उसने सैटी को दे दी है। और सैटी भी चावल से खाना बनाने के लिए एक्साइटेड होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आइक ने अपनी पूरी आर्मी को एक जगह बुलाया होता है, और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि आइक पर जिस तीर से हमला हुआ था वो तीर दुश्मन की सेना का था। लेकिन एलिस्टेयर को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसका मतलब कोई मुझे मारकर दुनिया को ये बताना चाहता था कि ये काम व्हाइट रोज नाइट्स का है। इसका मतलब हमारी इस आर्मी में कोई जासूस है। और इसके बाद आइक सभी का दिमाग पढ़ने लगता है। और भाई हमें पता चलता है कि जीरोन के दिल में आइक के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। और इसके बाद आइक अपनी सेना का दिमाग पढ़ना शुरू कर देता है। और इसके अगले ही पल में आइक एक मॉन्स्टर के पास जाकर कहता है, तो तुम हो वो गद्दार। और इसके बाद हम देखते हैं कि आइक सेफीरो के महल में आता है उससे कुछ बात करने। लेकिन इस वक्त सेफीरो नहा रही थी, इसीलिए आइक बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी सेफीरो कहती है, क्या तुम्हें कोई जासूस मिला है? कौन है वो? आइक बताता है, 7th कॉर्प्स का सेकंड इन कमांड जेस द वन आइड गॉब्लिन। वो काफी ज्यादा समझदार है और साथ ही एक माहिर योद्धा भी। अब हमें क्या करना चाहिए? तभी सेफीरो खड़ी होकर कहती है, अब सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं, उसे गद्दारी की कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी ओर जेस द वन आइड गॉब्लिन को पता चलता है कि आइक कमांडर सेफीरो से मिलने गया है। क्या तुमसे कोई गलती हो गई थी? वो गॉब्लिन कहता है कि नहीं, मैंने वो तीर उसकी छाती में मारा था। तभी एक दूसरा गॉब्लिन आकर उसे बताता है कि अनडाइंग ब्रिगेड में जो हमारा जासूस है हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। और ये बात सुन जेस समझ जाता है कि उसकी सच्चाई आइक के सामने आ चुकी है। और इससे पहले कि वो यहाँ कुछ करता तभी एक गॉब्लिन आकर उसे बताता है कि आइक उससे मिलने आया है। इसके बाद जेस आइक के पास आता है जो अकेला होता है। लेकिन जेस अपनी पूरी सेना लेकर आया था। जो देख आइक पूछता है, क्या तुम कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो? वो कहता है, नहीं, वैसे मैंने सुना कि आप युद्ध के दौरान जख्मी हो गए थे। आपको जरा संभल कर काम करना चाहिए, आखिर आप एक ब्रिगेड कमांडर हो। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे ज्यादा संभल कर काम करना चाहिए था, खासकर जब आपकी सेना में कुछ गद्दार हों। ये बात सुन जेस कहता है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया। लेकिन तुमने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरी इतनी बड़ी सेना का सामना अकेले नहीं कर पाओगे, बेवकूफ। लेकिन तभी आइक कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हारी पूरी सेना यहीं एक साथ है। और इसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि आसमान से बहुत बड़े बड़े आग के गोले जेस की टेरिटरी और उसकी सेना पर गिरने लगते हैं। और ये तबाही मचाने वाली है सेफीरो यहाँ बड़ी ही आसानी से पूरे टाउन को तबाह किए जा रही थी। दूसरी ओर बेचारा आइक इन हमलों से बचने के लिए एक जगह छुपकर सोचता है, मैंने उससे कहा था कि हमले इस तरह करना कि टाउन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये तो सब कुछ तबाह किए जा रही है। और यहाँ आइक के अनडेड सोल्जर्स भी जेस के गॉब्लिन्स को मार रहे हैं। वहीं आइक जेस के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ, या तो तुम
सरेंडर कर दो या फिर मारे जाओ। लेकिन अगले ही पल में जेस के कुछ गॉब्लिन्स आइक पर हमले करना शुरू कर देते हैं। सो आइक अपने मैजिक स्पेल से उनसे लड़ने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेस बचकर भागने लगता है। लेकिन तभी सेफीरो का एक गोलेम जेस पर हमला कर देता है। सो जेस वहां धुआं धुआं करके एक टेलीपोर्टेशन गेट से भाग जाता है। इसके बाद हम जेस को जंगल में देखते हैं जो टाउन से काफी दूर आ गया है। वो कहता है ये लड़ाई तो तुम जीत गए, लेकिन असली युद्ध तो बस शुरू होने वाला है। लेकिन अगले ही पल में उस पर हमला होता है और ये किया था आइक ने। आइक को वहां देख जेस पूछता है आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। आइक बताता है कि उसका एक फैमिलियर जेस को फॉलो कर रहा था और वो जेस से कहता है हार मान लो। लेकिन तभी जेस आइक पर हमला कर देता है, लेकिन आइक उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और इसके बाद उस पर एक हमला करके उसे दूर गिरा देता है और इसके बाद अपने बाइंडिंग मैजिक से उसे पकड़ लेता है। अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, सब खत्म हुआ जेस। सो अब जेस कहता है चलो ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ, क्यों ना हम साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी पर कब्जा कर लें। जरा इस बारे में सोचो, हम हमेशा से इंसानों से लड़ते आए हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड ने आखिर हमें दिया ही क्या है। हम डीमंस हैं, इंसानों की चीजें हथियाना, उन्हें तड़पा कर मार कर खाना, इन्हीं चीजों से हमें आनंद मिलता है। लेकिन आज का जो डीमन लॉर्ड है वो बिना किसी वजह के हमें इंसानों को मारने नहीं देता, जो कि कई सारे डीमंस को पसंद नहीं। दूसरी ओर हमारी कमांडर सेफीरो, उनका डीमन लॉर्ड बनने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए हम साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी को बदल सकते हैं। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? लेकिन आइक मना कर देता है और उसके मना करते ही जेस उस पर हमला करता है, लेकिन आइक उसके हमले से बच जाता है और पूछता है तुम ये सब अकेले तो नहीं कर सकते, आखिर कौन है वो जो तुम्हारा साथ दे रहा है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सेफीरो वहां आ जाती है और वो कहती है अगर तुम इसी तरह से पूछते रहे तो ये कभी नहीं बताएगा, मैं इसे टॉर्चर करके इससे सब उगलवा लूंगी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जेस की हालत खराब होने लगती है, उसकी बॉडी के अंदर जहर होता है। आइक उस पर अपने एंटीडोट स्पेल का यूज करता है, लेकिन उसका स्पेल काम नहीं करता। इसका मतलब इस पर बहुत ही खतरनाक जहर का यूज हुआ है। ये बात जान आइक कहता है आखिर वो अपने ही साथी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी सेफीरो कहती है जेस तुम हमें उन लोगों के बारे में बताओ, हम तुम्हारे लिए उनसे बदला लेंगे। लेकिन शायद उसके नाम बताने से पहले ही जेस दम तोड़ देता है और यहाँ आइक को इस बात का दुख होता है कि इसे इसके ही साथियों ने धोखा दे दिया। और ये कहने के बाद वो सोचता है दुख, हाँ क्या मेरा दिल अभी भी एक इंसान का है। इसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है। सेफीरो और आइक यहाँ डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए आए हैं। सेफीरो बताती है कि इन सब के पीछे थर्ड कॉर्प्स के हेड बास्टियो का हाथ है। डीमन लॉर्ड उनसे सबूत मांगती है। सेफीरो कहती है उसने मेरे वाइस कमांडर को अपनी ओर करके हम दोनों को मारने की कोशिश की है और वो आपको भी मरवाना चाहता है। ये बात सुन डीमन लॉर्ड कहती है तो सेफीरो तुम्हारा ये कहना है, लेकिन तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे बास्टियो। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेफीरो और आइक के पीछे थर्ड कॉर्प्स कमांडर बास्टियो होता है। बास्टियो कहता है माय लॉर्ड ये दोनों अपने 22 कमांडर को खुद मारकर उसका इल्जाम मुझ पर लगाने आए हैं। ये जरूर से मेरे खिलाफ कोई साजिश है, शायद से मेरी सेना को हथियाने के लिए ये चुड़ैल ऐसी चालें चल रही है। ये बात सुन सेफीरो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड उसे शांत करके कहती है एक डीमन को जितनी ज्यादा ताकत दी जाए उसके लिए वो कमी होती है। बास्टियो तुमने क्या सोचा था, क्या मैं तुम्हारी साजिश को पहचानूंगी नहीं। सेफीरो तुम्हारी वफादारी सच्ची है, लेकिन तुम्हारा दोष इतना है कि तुम्हारे ही आदमी ने तुम्हारे साथ वफादारी नहीं निभाई। हमारे नियमों के मुताबिक मुझे तुम दोनों को सजा देनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं अपने 2 कॉर्प्स कमांडर्स को खोना नहीं चाहती, क्योंकि हमारा युद्ध इंसानों के खिलाफ चल रहा है। लेकिन मैं इस चीज को अनदेखा भी नहीं कर सकती, इसीलिए एक मुकाबला होगा और जो भी जीतेगा मैं उसी पर यकीन करूंगी। अब इसके बाद हम आइक और सेफीरो को सेफीरो के महल में देखते हैं और डीमन लॉर्ड ने सेफीरो को मुकाबले की जो डिटेल्स हैं वो भेजती हैं।
मुकाबला कुछ मैजिकल क्रिएचर्स जिन्हें पपेट्स कहते हैं उनके जरिए किया जाएगा। दोनों कमांडर्स के पास 50-50 पपेट्स होंगे और उनके जरिए वो मुकाबला करेंगे, लेकिन वो खुद इस मुकाबले में भाग नहीं ले सकते और इस मुकाबले में वही जीतेगा जो सामने वाले के ज्यादातर पपेट्स को खत्म कर देगा। ये बातें सुन आइक पूछता है, आखिर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों? डीमन लॉर्ड आप दोनों का ही मुकाबला करवा सकती थी। सेफीरो कहती है वो एक कमांडर के रूप में हमारी स्किल्स को टेस्ट करना चाहती हैं। हम इस मुकाबले में स्टैंड इन्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। मेरी ओर से तुम जाओगे आइक। और ये बात सुन आइक हैरान हो जाता है। इसके बाद हम आइक और जिरोन को उस जगह पर देखते हैं जहां ये मुकाबला होने वाला था। वैसे सेफीरो ने आइक को ये भी बताया था कि इस मुकाबले में उसकी जिंदगी दांव पर लगी है और इसीलिए सेफीरो सेना का नेतृत्व करने के लिए आइक को भेज रही है, क्योंकि आइक का कमांडर के रूप में टैलेंट सेफीरो से ज्यादा अच्छा है। यहाँ सेफीरो सिर्फ स्किल्स की बात कर रही है, लीडर के तौर पर तो वही आइक से बेहतर है। और इसके बाद सेफीरो आइक का हाथ थाम कर कहती है, अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हें सौंप रही हूँ। और यही सब सोचकर बेचारा आइक काफी परेशान हो रहा था। तभी जिरोन पूछता है, आप क्या सोच रहे हैं मास्टर आइक? वो कहता है, मैं बस सोच रहा हूँ कि कॉर्प्स कमांडर डीमन लॉर्ड के जितने ही अनयूजुअल होते हैं। जिस पर जिरोन कहता है, आप भी तो काफी अनयूजुअल हो, आप हमें बिना किसी रीजन के इंसानों को मारने नहीं देते। वैसे इसके बाद आइक उस जगह आता है जहां इसकी पूरी पपेट सेना होती है और आइक को बताया गया है कि ये पपेट्स सिर्फ अपने कमांडर की बातें ही मानते हैं। ये सभी ताकत में बिल्कुल बराबर हैं। इसी वजह से यहाँ पर असली टेस्ट तुम्हारी कमांडिंग एबिलिटीज का है। यहाँ पर कुछ हथियार भी होते हैं जिन पर आइक की नजर जाती है। इसके बाद अगले दिन हम आइक को उसके महल में देखते हैं जो कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास सैटी आती है और वो सैटी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है एक युद्ध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? और मान लो अगर तुम्हें लड़ाई के लिए भेजा जाता है तो तुम किस तरह युद्ध करोगी? जिस पर सैटी कहती है, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, अगर हो सके तो मैं बातचीत करके चीजों को सॉल्व करना चाहूंगी। ये बात सुन आइक कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी मान लो अगर तुम्हें लड़ाई के लिए भेजा जाता है तो तुम कैसे फाइट करोगी? जिस पर सैटी कहती है, मैं लड़ने के लिए एक झाड़ू का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन शायद झाड़ू से किसी को हराना बहुत मुश्किल होगा। आइक कहता है, झाड़ू एक ऐसा हथियार जिससे तुम दूर के हमले कर सकते हो और दुश्मन को पास आने से भी रोक सकते हो, और ऐसे हथियारों में सबसे अच्छा रहता है धनुष बाण। एक युद्ध जीतने के लिए जितना हो सके उतने दूर से हमले करने चाहिए, लेकिन ये सारी बातें मेरा दुश्मन भी जानता होगा। लेकिन तभी सैटी कहती है, मेरे मास्टर हमेशा कहते हैं क्रॉस वो अमेजिंग होते हैं। आइक कहता है, तुमने सही कहा, उनका इस्तेमाल करना भी आसान होता है, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। मुझे कोई ऐसा हथियार चाहिए जिसकी जानकारी हमारे दुश्मन को ना हो। और तभी आइक के दिमाग में गन्स का आइडिया आता है, लेकिन सैटी पूछती है कि गन्स क्या होती हैं? सो अब आइक उसे बताता है, ये ऐसे पावरफुल वेपन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल लॉन्ग रेंज अटैक के लिए किया जाता है, और द कमांडर ऑफ द 7th कॉर्प्स एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल एल्केमिस्ट है, तो मैं ये गन्स उससे बनवा सकता हूँ। लेकिन जब आइक सेफीरो के पास जाता है, वो उससे कहती है, मैं इन्हें नहीं बना पाऊंगी। आइक कहता है, तुम तो हमेशा इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती हो कि तुम कुछ भी बना सकती हो। जिस पर सेफीरो कहती है, आखिर मैं वो चीज कैसे बना सकती हूँ जो मैंने कभी देखी ही नहीं। सो आइक यहाँ सेफीरो को समझाने लगता है कि गन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, लेकिन सेफीरो आइक के ऊपर पानी डालकर कहती है, ये बातें हटाओ, आओ मेरे साथ नहाओ। दूसरी ओर बास्टियो के कैसल में एक सोल्जर उसे आकर बताता है, हमने सुना है कि सेफीरो अपनी ओर से आइक को भेज रही है, कमांडर ऑफ अनडाइंग ब्रिगेड, शायद से वो आपसे डर गई है। बास्टियो कहता है, हमें उसे इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो भी एक कमांडर है। और यहाँ हम बास्टियो के हाथ में एक तलवार देखते हैं जो ड्रैगन के पंजों से बनी है और ये किसी भी चीज को काट सकती है। लेकिन तभी एक गॉब्लिन बास्टियो के पास आकर पूछता है, आपको पूरा यकीन है कि आप ही जीतोगे? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। दूसरी ओर आइक जो नहाने के बाद सोच रहा था, क्या उसे इस बात का एहसास भी है कि अगर मैं हार गया तो उसकी जान चली जाएगी? तभी उड़ते हुए आइक के पास एक कोट आता है। उसे लगता है कि ये सेफीरो ने भेजा है, लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है डीमन लॉर्ड को।
और उसे देखते ही वो झुक जाता है और सोचता है आखिर डीमन लॉर्ड यहाँ क्या कर रही है। मैंने अपना मास्क नहीं पहना, शायद इसने मुझे पहचाना नहीं होगा। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड आइक के सामने कुछ रख के उसे इसे खोलने को कहती है। आइक उन्हें खोलता है। ये गन्स होती हैं। डीमन लॉर्ड कहती है तुम यही चाहते थे, है ना? आइक वो कहता है ये मेरा नाम नहीं है, मुझसे कुछ भी छुपाओ मत। क्रोमबर्ग मुझे बता चुका है कि वो अपना सारा ज्ञान और मैजिक तुम्हें दे चुका है, और ये भी कि तुम एक इंसान हो। आइक कहता है अगर आपको पता था कि मैं एक इंसान हूँ तो फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? वो कहती है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भले ही मुझ में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए लड़ सकें। और डीमन लॉर्ड की ख्वाहिश है कि वो अपने सपनों की दुनिया बनाएगी। तो आइक क्या तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरा साथ दोगे? आइक कहता है जैसा आप कहें। और अगले ही पल में डीमन लॉर्ड यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आइक इन गन्स को सेफीरो को दिखाकर बताता है कि ये गन्स डीमन लॉर्ड ने बनाई हैं और अब सेफीरो की जिम्मेदारी है बुलेट्स बनाना। और इसके बाद सेफीरो बुलेट्स बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक धमाका होता है और इस धमाके में सेफीरो को कोई मैजिक महसूस नहीं हुआ। तभी एक लड़की आइक से आकर कहती है मास्टर आपने जो कहा था हमने वो बना लिया है, लेकिन आखिर वो चीज है क्या? आइक बताता है कि उसे गन पाउडर कहते हैं। और इतनी ही देर में सेफीरो बुलेट्स तैयार कर चुकी थी। और आइक सेफीरो से कहता है कि उसे ऐसी ही 500 बुलेट्स और चाहिए होंगी। लेकिन सेफीरो इस काम की जिम्मेदारी इस डीमन फियोरेंटिया को दे देती है। बेचारा जिरोन उनकी मदद करने की बात रखता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। इसके बाद युद्ध का दिन आ जाता है। दोनों कमांडर्स अपनी अपनी सेना के साथ तैयार थे और अब क्या होने वाला है ये देखने के लिए डीमन लॉर्ड भी आ चुकी है। लेकिन यहाँ बास्टियो की सेना के पास अच्छे हथियार और आर्मर थे, वहीं आइक की सेना के पास बस एक शील्ड थी। और इसीलिए बास्टियो उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि सेफीरो कहाँ है, कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रही। लेकिन अब वो चाहे कुछ कर ले, उसका अंत नजदीक है, क्योंकि बास्टियो की पूरी सेना मजबूत आर्मर पहने हुए हाथों में ब्लैक ड्रैगन फैंग से बनी तलवार लिए बिल्कुल तैयार थी। और इनके आर्मर पर एरोस के हमले का भी कोई असर नहीं होगा। और ये आर्मर्स डीमन लॉर्ड ने बास्टियो को तोहफे के रूप में दिए हैं, जिस वजह से बास्टियो कहता है शायद डीमन लॉर्ड भी यही चाहती हैं कि जीत मेरी हो। ये बात सुन आइक सोचता है आखिर डीमन लॉर्ड चाहती क्या है? जीतने के बाद मैं उससे खुद पूछूंगा। इसके बाद इनके बीच का युद्ध शुरू होता है। दोनों ओर 50-50 पपेट्स हैं और जो भी अपने दुश्मन की पूरी पपेट सेना को खत्म कर देगा जीत उसी की होगी और हारने वाले की यहाँ मौत होगी। मुकाबले के शुरू होते ही बास्टियो की सेना हमले करना शुरू कर देती है और वो आइक की सेना पर भारी भी पड़ रही थी। जो देख बास्टियो कहता है शायद से तुम हार मान चुके हो, इसीलिए बस चुपचाप खड़े हो। आइक के काफी सारे पपेट्स खत्म हो चुके थे। डीमन लॉर्ड भी ये सब देखे जा रही थी। लेकिन अगले ही पल में बास्टियो के पपेट पर एक गन से फायर होता है और वो पपेट वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद आइक की सेना के पपेट बास्टियो की सेना पर फायर करने लगते हैं, जिससे बास्टियो के पपेट्स हारने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे बास्टियो की पूरी सेना खत्म हो जाती है। जो देख बास्टियो के होश उड़ चुके थे और अब डीमन लॉर्ड आकर कहती है खेल खत्म हुआ बास्टियो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो खुद मर जाओ या फिर मेरे हाथों अपनी जान गवाओ। लेकिन तभी बास्टियो कहता है मैं अपने लिए एक और रास्ता चुनूंगा डीमन लॉर्ड, जो मेरे लिए फायदेमंद होगा। और तभी हम देखते हैं उस गॉब्लिन को जो बास्टियो के पास आया था और ये गॉब्लिन डीमन लॉर्ड के ऊपर एरो से हमला कर देता है। लेकिन डीमन लॉर्ड उस एरो को पकड़ लेती है, लेकिन उस एरो में शायद से कोई बॉम्ब लगा हुआ था जो वहीं फट जाता है, जिसके बाद अचानक ही पूरे स्टेडियम में बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। जो देख आइक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये सारा प्लान बास्टियो का था। बास्टियो अपनी सेना को बुलाकर कहता है आज से मैं हूँ डीमन लॉर्ड। तो अब आइक क्या करेगा? क्या डीमन लॉर्ड सच में मर चुकी है और क्या आइक बास्टियो का सामना कर पाएगा? अगर जानना चाहते हो तो इसके आगे के पार्ट को जरूर देखना। और इसी के साथ सायोनारा।